हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, उन्होंने एग्रीकल्चरल सेक्टर के सरकारी संस्थान में अभूतपूर्व काम किया है। इन्होंने न सिर्फ घाटे में चल रही कंपनी को संभाला संवारा, बल्कि आज इनकी कंपनी करोड़ों का मुनाफा कमा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्टेट फार्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विनोद कुमार गौड़ की। आइए करते हैं उनसे मुलाकात। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जानना चाहेंगे कि आपने शुरुआत कहाँ से करी? भारत सरकार की कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर के अंडर में आती है। 1984 में एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग ज्वाइन किया था मैंने। उसके बाद फिर मेरे को एरिया मैनेजर जबलपुर बनाया गया। फिर मैंने वो नेशनल फर्टिलाइजर छोड़ी। तो भारत सरकार ने एक हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन थी, उसकी एक नामरू प्लांट था आसाम में। 2010 में मैं SFCI के लिए भी सिलेक्ट हुआ था और एक साउथ इंडिया में कंपनी है FACT फैक्ट, फिर मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। गौड़ साहब से हमारी बातें जारी रहेंगी। आइए देखते हैं स्टेट फार्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ये किस तरह से काम करता है। SFCI स्टेट फार्म्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बीज उत्पादन के क्षेत्र में सबसे बड़ी सरकारी संस्था है। SFCI के 5 फार्म्स हैं। सूरतगढ़ की जो 6,296 हेक्टेयर में फैला हुआ है, सरदारगढ़ फार्म 4,548 हेक्टेयर में बना हुआ है, जैतसर फार्म 5,394 हेक्टेयर में बना हुआ है, जबकि हिसार फार्म 2,710 हेक्टेयर में बना हुआ है। वहीं रायचूर कर्नाटका फार्म 2,960 हेक्टेयर में बना हुआ है। सूरतगढ़ फार्म की स्थापना 15 अगस्त 1956 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जिस समय सूरतगढ़ फार्म की स्थापना हुई थी, उस वक्त यहाँ की जमीन फसल उगाने योग्य बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ की मिट्टी रेतीली थी, रेत के बड़े बड़े टीले थे। यहाँ की जमीनों पर सिर्फ कटीली झाड़ियां उगती थी। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में इस फार्म के कर्मचारियों और अधिकारियों ने रात दिन मेहनत करके रूस से प्राप्त बड़ी मशीनों और कृषि मंत्रालय द्वारा उपलब्ध संसाधनों का सही इस्तेमाल करके रेतीली जमीन को समतल बनाया, बड़े बड़े पानी के टैंक लगाए और जमीन को उपजाऊ बनाया। खेतों के आसपास कच्ची सड़क और पानी के लिए नालियां बनाकर पेड़ लगाए। SFCI ने बीज प्रोडक्शन एरिया में कई तरह के डेवलपमेंट किए, जैसे 2010-2011 के बीच SFCI के सभी फार्मों पर बीजों की सबसे ज्यादा पैदावार प्रोडक्शन करके एक कीर्तिमान स्थापित किया। फसलों की अधिक पैदावार के लिए अधिक से अधिक बीजों का प्रोडक्शन किया। NSC जैसी दूसरी एजेंसियों के लिए सीड प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया। कृषि में काम करने के तरीकों और प्रणालियों को दुरुस्त किया। मोटे अनाज और पशुओं के चारे के बीजों का उत्पादन किया। वेस्ट बंगाल में बीज उत्पादन का काम किया। SFCI ने बागवानी के क्षेत्र में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जैसे SFCI NHB से प्रमाणित है। CSR के तहत कई गांवों को करीब 1 लाख पौधे डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऑयल पाम और ओलिव की खेती कराता है। उत्तराखंड के लिए बंबू प्लांटेशन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। फेंसिंग के लिए बंबू प्लांटेशन, मोरेना में हाईटेक नर्सरी का विकास कर रहा है। तकनीकी के क्षेत्र में भी SFCI ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, जैसे रेनिंग वाटर हार्वेस्टिंग, ट्यूब वेल्स, सेंटर पिवोट इरिगेशन सिस्टम, सीड स्टोरेज गोडाउन्स, थ्रेशिंग ड्राइंग फ्लोर्स, सीड प्रोसेसिंग प्लांट्स, सोलर पावर फेंसिंग। बीज के उत्पादन और पैदावार को बढ़ाएं, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन को और विस्तार दें। इन उपलब्धियों के साथ अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो SFCI ने साल दर साल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को करोड़ों के फायदे पहुंचाए हैं। साल 2010-2011 में 29.87 करोड़, साल 2011-2012 में 38.96 करोड़ और साल 2012-2013 में 42.58 करोड़। इन उपलब्धियों के अलावा SFCI कई और क्षेत्र में भी विस्तार करने की रणनीति बना रहा है, जैसे फिशरीज,
warehousing, fodder and power generation by biomass, consultancy and hiring business, custom hiring and process plants, installation odd all flour mill, demonstration of new technology। एसएफसीआई की इन उपलब्धियों, नई टेक्नोलॉजी और नई सोच और नए परिवर्तन के पीछे हैं बड़े साहब एसएफसीआई के चेयरमैन मिस्टर विनोद कुमार गौड़। सरल जीवन और ऊंचे विचार वाले विनोद जी की अलग सोच ने उन्हें सफलता की बुलंदियों पर खड़ा कर दिया। विनोद गौड़ के काम करने के तरीके ने उन्हें सबका चहेता बना दिया। विनोद जी ने सुस्त पड़े सरकारी सिस्टम में नई ऊर्जा भरी, कर्मचारियों को सफलता की राह दिखाई तो उस पर चलना भी सिखाया। उन्हें शौक से काम करने के तरीके बताए, उस पर अमल करना सिखाया। सालों से उदासीन पड़े एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करने की ललक को जगाया। अपने कर्मचारियों को फायदे और नुकसान का आईना दिखाया और इसका नतीजा है कि आज एसएफसीआई बीज उत्पादन के क्षेत्र में देश का नंबर 1 संस्थान है, जो बीजों की सप्लाई देश से लेकर विदेश तक करता है। आपने जब ये पद संभाला तो जो परेशानियां थी, चैलेंजेस थे, वो क्या थे? हमारे को ये देखना पड़ा कि एक तो स्टाफ ही नहीं है जो हमने काम कराने हैं, और जितना स्टाफ था वो भी मॉरली बड़े डाउन थे। तो एक सबसे पहले कार्य किया गया कि टीम को कैसे बिल्डअप किया जाए और उसका कैसे मॉरल हाई किया जाए। ये सब कुछ करने में कितना वक्त लगा? ये हमने टाइम फ्रेम बनाया था कि हर काम बिल्कुल टाइम से होना चाहिए। एक्टिविटी का कैलेंडर बना हुआ था और आप सरप्राइज़ करोगे कि ये सब काम हमने मेरे ख्याल से 1 साल के अंदर अंदर ही पूरा कर लिया था। आप जब भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं या कुछ अलग करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी लोग होते हैं, और अगर हम हायरार्की की बात करें गवर्नमेंट सेक्टर में तो कई बार ये रोना रोया जाता है अधिकारियों की तरफ से कि जी हम तो तैयार हैं बदलाव के लिए, लेकिन हमारे ऊपर से परमिशन नहीं है। क्या ऐसी सिचुएशन को आपने भी फेस किया? नहीं, ये आपने बहुत ही अच्छा, और ये बहुत मेरे ख्याल से बहुत ही ज़रूरी है पब्लिक सेक्टर के लिए। अनुशासन होना चाहिए संस्था में, तो सबसे पहले वो लागू किया। तो जिन लोगों ने यहाँ पे उदंडता की हुई थी, हमने 3-4 लोगों को कंपनी से टर्मिनेट किया, या जो लोग जहाँ पे काम ठीक से नहीं कर रहे थे उनको वहाँ से ट्रांसफ़र करके उनको दूसरी जगह किया जहाँ के वो काम ठीक कर सकते थे। तो मेरे को पूरा सपोर्ट मिला है। कभी ये प्रोफेशनली कंपनी मतलब चली है। गवर्नमेंट जॉब लग गई तो अब आराम से नौकरी कीजिए, कोई प्रेशर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आपको महीने के अंत में सैलरी आराम से आ जाएगी। तो इस सोच में बदलाव लाना, उसे कॉम्पिटिटिव बनाना, ये कैसे किया आपने? नहीं, मेरा हर समय अपने साथियों को यही कहना होता है कि आपका ग्राहक आपसे क्वालिटी चाहेगा तो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट देना पड़ेगा। इसका मतलब आपको प्राइवेट से कम्पीट करना है, प्राइवेट कंपनियों से अपने प्रोडक्ट के लिए। और जब आप प्राइवेट से कम्पीट करोगे तो इसका मतलब प्राइवेट की तरह काम करना होगा। तो सरकारीकरण तो है नहीं कि भाई सरकार का माल अपने आप बिक जाएगा। जो आपके मार्केटिंग स्किल्स हैं उसका कितना इस्तेमाल किया आपने? जब मैन पावर ठीक ठाक रहेगी, अच्छा काम करेगी, तो इसका मतलब जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी भी अच्छी क्वालिटी होगी। तो उसकी अच्छी क्वालिटी होने पे जो मेरा अल्टीमेट कस्टमर है किसान, उसके पास अच्छी चीज़ जा रही है कि नहीं जा रही, इसका विशेष ध्यान दिया जाता है। कभी आप किसान के पास जाओ तो उसकी पूरी प्लानिंग उसकी फसल पे होती है। वो कभी उसके यदि होगा तो यदि छोटे बच्चे हैं तो अच्छे कपड़े, जैसे फसल कट जाएगी हमारी उपज आएगी, या बच्ची की शादी करनी है या कोई सामान खरीदना है घर का, तो वो सारी उनकी प्लानिंग जो है वो फसल पे होती है। और यदि उसी फसल के साथ किसी तरह से धोखा हो गया तो उस बेचारे के सारे अरमान ख़त्म होते हैं। तो वो हमारे जहन में पहले होता है कि ऐसा ना हो कि उसके साथ कोई ऐसी घटना घटे। इतनी अच्छी सोच भी आपने बताई कि किसानों के भले के लिए सोचना आपकी प्राथमिकता होती है। ये दोनों बातें कितना कृषि को महत्वपूर्ण समझते हैं आप? और जो बिज़नेस है वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड है, लेकिन जो हमारा कृषि है ये इसका बड़ा मैं आपको कहूँ कि हमारा पूरा देश ही हमारा सेगमेंट है। देखो तो आप तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि खाना हर एक आदमी को चाहिए। तो उस एंगल से हम सोचते हैं कि हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। कितने फार्म्स हैं आपके, कहाँ कहाँ पर हैं? हम लोग 5 फार्म अब चला रहे हैं। लगभग 22,000 हेक्टेयर लैंड हमारे पास है। राजस्थान का जो फार्म था वो काफ़ी घाटे में जा रहा था और आपने उसको आज के डेट में प्रॉफिट में ला के रख दिया। कैसे हो पाया ये सब? डेली पेड वर्कर थे, इनको पैसा की दिक्कत थी। इनको हमने ये डिसाइड किया कि
इनको भी इनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए। तो उससे क्या हुआ कि इनमें थोड़ा सा जोश आ गया, प्रोडक्शन एकदम से बढ़ा। करीब मेरे ख्याल से पहले साल में 60,000 क्विंटल का प्रोडक्शन बढ़ा है। तो जब ये वॉल्यूम बढ़ा, फिर इसमें मार्केटिंग बढ़ी, और किस्मत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस बीच जो है एग्रीकल्चर पे बड़ा ध्यान दिया, फोकस किया। तो सीड की रिक्वायरमेंट आने लगी हर फील्ड से, तो जो हम बनाते गए वो हमारा बिकता भी गया। तो गवर्नमेंट की जो डिफरेंट स्कीम्स आई, उनके तहत सीड की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई। आपको नहीं लगता कि डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री तक का जो सफ़र है उसे तय करने के लिए हमारे अंदर वो डायनेमिक एटीट्यूड लाने की ज़रूरत है हमारे अधिकारियों में? भारत जो है हर साल एक ऑस्ट्रेलिया डेवलप करता है, तो हमारा मार्केट पोटेंशियल है, हमारे पास संसाधन है। तो यदि इनका सही से उपयोग किया जाए तो हम दुनिया को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हमें दुनिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा अपना मानना है। हम अक्सर कहते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही, योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं कर रही, लेकिन उसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम कभी जाकर देखें कि ये काम कैसे हो रहा है, और यही कोशिश हमने आपके लिए करी है। हम आ गए हैं श्री गंगानगर, और यहाँ पर 3 फार्म्स हैं, आपको बता दें, सूरतगढ़, सरदारगढ़, और यहाँ अभी जिस वक्त मैं खड़ी हूँ वो है जैतसर फार्म हाउस। इस इलाके के बारे में जो मुझे सर ने बताया, गौड़ साहब ने बताया कि ये पूरा बंजर था और रेत के टीले यहाँ पर होते थे, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि हरे भरे खेत हैं यहाँ पे। सर कैसे हुआ, कैसे ये शुरुआत करी आपने? ये करीब हमारा 5,500 हेक्टेयर ज़मीन है, इसमें से करीब 1100-1200 हेक्टेयर ज़मीन में हम खेती कर रहे थे, और बाकी ये टीले वीले बने हुए थे। और उन टीलों में जाके जो यहाँ पे जो नील गाय है, वो जो 1100-1200 हेक्टेयर ज़मीन है उसमें भी हमारा खा देते थे, खारकोट। तो जो ये फार्म तक लगभग 5 करोड़ के नुकसान पे चल रहा था। अच्छा। तो हम लोगों ने फिर देखा कि भाई कैसे करें। तो सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि इसमें सोलर फेंसिंग हमने लगाई है, और ये जो इसमें बैटरी से जो है ये जो ऐसी करंट देते हैं कि जिसमें जानवर को नुकसान भी ना हो और वो इसके पास भी ना आए। उसके साथ साथ फिर हमने कहा कि भाई अब यदि इनको फिर बाहर निकालने के बाद अब इसको कैसे किया जाए। तो आप देख रहे हैं ये हम ये भारत में पहली बार लाए हैं एक सिंचाई पद्धति। सर इस सिस्टम के बारे में थोड़ा समझना चाहूँगी। सेंट्रल पाइवटल इरिगेशन सिस्टम आपने बताया, ये कितना फ़ायदेमंद है भारतीय किसानों के लिए या भारत में फसलों के लिए, अगर इससे हम सिंचाई करते हैं तो? ये क्योंकि इसको या तो कम्युनिटी के बेसिस पे चलाना पड़ेगा, क्योंकि एक किसान के पास इतनी बड़ी जोत नहीं होती है जी। तो अब आपको कोई गांव सेलेक्ट करना पड़ेगा, उस गांव में 5, 7, 10 किसानों को इकट्ठा करके जिनके पास करीब ये 60 हेक्टेयर के कवर करता है। हाँ, तो उतने में करके, और ये बहुत ही इसमें जो पानी की आप देख रहे हैं कि ठीक ये जैसे बरसात सी कर रहा है फसल के ऊपर, बड़े बड़े फार्मों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। पर इसके लिए हमें किसानों को इकट्ठा करके और इसको ग्राम पंचायत के स्तर पे। जैतसर के बारे में बताइए, यहाँ के फार्म में और क्या खास है इन खेतों के अलावा? जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम कई तरह की फसलें ले रहे हैं जी। दोनों सीजन में हम फसल लेते हैं, खरीफ में भी और रबी में भी जी। और यदि आपको पता हो तो पिछले साल जो आपने सुना होगा ग्वार की एक ऐसी फसल थी जी कि वो जिसकी कि हमारे यहाँ किसानों ने काफ़ी अच्छी इनकम कमाई है उसमें, तो वो फसल हम इसमें सबसे ज़्यादा ले रहे हैं। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जितनी भी डेट पाम आपने बताया, वो गार्डन्स, वो जितनी नर्सरी हैं वो भी आपको दिखाते हैं और बातचीत का सिलसिला भी हम जारी रखेंगे आपके साथ। चलिए सर। सर आज हम कहे जाते हैं कि सक्षम है, सेल्फ सफिशिएंट है अनाज के मामले में। सरकार को कितना क्रेडिट आप इसमें देना चाहेंगे, या फिर आप चाहते हैं कि और भी सजग होने की ज़रूरत है सरकार की तरफ से इन जितनी भी योजनाएं हैं या डिपार्टमेंट्स हैं उनको लेकर? 6-7 से मैं कहूँगा, आप देखेंगे तो कृषि पे काफ़ी फोकस दिया गया है जी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जिसको हम RKVY बोलते हैं, वो परियोजनाएँ हैं। दूसरा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है जी, कि कैसे हम फूड की देश में सिक्योरिटी करें, तो उस तरह के विभिन्न कार्यक्रम सरकार में चलाए जाते हैं। और साथ में हमारे किसान भाइयों का जो सहयोग है उसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उनके पास किस तरह से अच्छे बीज चलें, उनको किस तरह से नई नई जानकारियाँ दी। आप देखोगे तो सरकार ने आजकल कॉल सेंटर, इस तरह की सारी पोर्टल सुविधाएं की हुई है। अगले 5 साल में आप स्टेट फार्म कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को कहाँ पर देखते हैं?
नहीं, मेरा तो अपना ये मानना है कि अगले 5 सालों में स्टेट फार्म कॉरपोरेशन जो है वो सिर्फ बीज ही बीज ना हो और बीजों की तो पूर्ति ही करे, सारे तरह के बीज किसानों के बीज जाए। उसके साथ साथ जो किसानों के जो खेतों का, जैसे आपने देखा हम लैंड डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, तो इसमें भी हम किसानों के आगे के भूमि के समतलीकरण का काम देखें। बीज के अलावा जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम फिशरीज़ का बीज भी किसानों को दें, ताकि उनकी जो छोटी से छोटी होल्डिंग है उसमें कैसे वो मिश्रित खेती करें और अपना उत्पादकता बढ़ाएं। इस वक्त मैं जहाँ खड़ी हूँ कोई भी यहाँ पर ललचा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिट्रस फ्रूट्स जो हैं वो उगाए जाते हैं। सर बताइए यहाँ के बारे में। ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये हमारा किन्नू का पौधा है, और ये जो आप बगीचा देख रहे हैं ये मदर प्लांट है हमारे। इससे हम फर्दर पौधे बनाते हैं जो कि हम किसानों को भेजते हैं। ये किन्नू का पौधा है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये नई वैरायटी है, ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की है, PAU लुधियाना से ये वैरायटी रिलीज़ हुई है। और आप देखें ये कितना जूसी किन्नू है। और तो ये हमारा किन्नू प्रजाति का यहाँ पे हमारा ये हमारा जूसी और आप देखिए बहुत मीठा और जूसी होगा। और ये किसानों को इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छी इसमें पैदावार मिलती है। इन सब के रख रखाव में कितना खर्च आता है, कितनी केयर टेकर्स हैं और या फिर एक्सपर्ट्स हैं? नहीं, ये असल में इसको हम ये कॉमर्शियल उतना ज़्यादा हमारा जो ये इसका एम हमारा जो है ये पौधे ये तो हम बेच देते हैं, लेकिन हमारा जो बेसिक आइडिया है वो पैसा कमाना नहीं है। इससे हमारा जो बेसिक आइडिया होता है हमारा कि भाई हम किस तरह से पौधे किसानों तक पहुंचाएं। इतने करीब से मैंने तो फलों को नहीं देखा, और इसको देखने की इन्हें एक सजावट की तरह इतनी खूबसूरत लग रही है ये ऑरेंज। और ये इस एरिया में जो आपका गंगानगर एरिया है, ये इससे जो लगा हुआ एरिया है, आप इसमें देखेंगे कि किन्नू की बहुत अच्छी खेती हो रही है, और इसमें हमारा काफ़ी योगदान रहता है। लोग हमारे यहाँ आते हैं, उनको हम ये किन्नू के पौधे जो है ये पहुंचाते हैं। मिस्टर गौड़, ये जितना सिस्टमैटिक दिख रहा है और जितना हरा भरा फलदार दिख रहा है, क्या हमेशा से ऐसे ही था? कब इसकी शुरुआत हुई थी, इस बारे में बताइए। अब जो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, पहले हम पौधे बड़े दूर दूर लगाते थे जी, तो और फिर उस पर आप देख रहे हैं, तो अब हम जो नया जो यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, इसमें क्या है कि पौधे का आपने कैनोपी डेवलप करनी है और आप डेंस लगा सकते हैं। उससे किसान को क्या होगा कि ज़्यादा एक पेड़ पे उसमें पेड़ पे फल आएंगे। अभी हम ओलिव गार्डन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले सर मुझे कुछ और भी चीज़ें दिखा रहे हैं। मैं देख सकती हूँ यहाँ पे कुछ बहुत ही हरियाली फैली हुई है। क्या पौधा है यहाँ पे? ये जो डेवलप हो रहा है ये गाजर का रूट डेवलप हो रहा है जी, और इसको रूट को फिर इसको दोबारा उखाड़ के और इसको आधा काट दिया जाता है। अच्छा। और दोबारा इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, फिर इस पे जो बीज बनेगा वो बीज हम अभी किसानों को पहुँचाएंगे। ये जो है ये गाजर है, जब ये मोटा हो जाएगा तो इसको आधे से तोड़ करके ये जो है फिर इसको दोबारा ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये भी बेबी गाजर है, लेकिन ये वही गाजर है जिसको खाने से ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है और अक्ल के भी आप तेज बनते हैं, आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। चलिए चलते हैं। मिस्टर गौड़, इस खेत में मैं देख रही हूँ कहीं कहीं पर पौधे लगे हुए हैं, क्या यही वो ओलिव गार्डन है? ये जो खेत है इसमें हमने मिक्स क्रॉपिंग अभी कर रखी है। अभी जो ये खाली जगह दिख रही है इसमें आपके जौ की बुआई हो रखी है। और ये जो पौधा है ये आप देख रहे हैं ये ऑलिव है। ये ऑलिव का जैसे आपको पता है कि ऑलिव ऑयल इस समय बड़ा कॉस्टली है जी, और इसको जो कहते हैं कोलेस्ट्रॉल फ्री है, तो इसकी हमारे देश में अभी मांग बढ़ रही है। और हार्ट की जो डिजीज़ जिस तरह से हो रही हैं उनको अवॉइड करने के लिए ऑलिव की आ रही है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा प्रोडक्ट होगा और राजस्थान के किसानों के लिए बहुत, यदि माना ये सफल हो जाता है जी, तो ये एक आय का बहुत अच्छा साधन बनेगा। बिल्कुल, किसानों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि ओलिव की खेती वो शुरू करें। जैसा आपने बताया कि यहाँ के क्लाइमेट को सूट करता है। अब हम बढ़ रहे हैं शायद जो बांस की प्रजातियाँ आपने यहाँ पर संजो के रखी हुई हैं उसे देखने के लिए। तो चले सर, बताइए ये जो बम्बू प्लांट्स हैं उसके बारे में। ये अपने आप एक पौधा लगा के
ज़मीन पे ये शक्कर आ रहे हैं, फिर इस तरह से शक्कर आते जाते हैं और ये फैलते जाएगा उधर तक। जब ये फैलेगा तो ये जो है ये शक्कर जो है वहाँ तक पहुँच जाएंगे जी। तो ये करीब 3-4 फुट चौड़ी जो है हमारी एक बाउंड्री बन जाएगी और फिर हम 1-1 फुट काट के इसको इससे बायो एनर्जी बनाएंगे, बिजली पैदा करेंगे और फिर ये अपने आप बढ़ता जाएगा। तो जो हमारी जो वाल का खर्चा है जो फेंसिंग करने का, क्योंकि इतने बड़े में करोड़ों रुपए का चाहिए हमें यदि फेंसिंग करें। अब हम इसके बाद अपने जो हमने इसकी नर्सरी लगाई है उसको आपको दिखाते हैं जी। ये जो देखिए आप, ये बैम्बू के जो है ये जो कटिंग वहाँ पे हमने देखी थी, अब ये कटिंग लग रही है, इससे आगे पौधे निकल आएंगे और इनको फिर हम अपने फेंसिंग से इनसे करते जाएंगे। तो ऐसे करके अब हम खुद ही वो जो हम पौधे हैं वो डेवलप होते जा रहे हैं जी। और ये इनको हम सारे 65 किलोमीटर की दूरी जो है ये हम इसको करेंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे छोटे छोटे बच्चों को बहुत ही जतन से रखा जाता है, वैसे नर्सरी में इन पौधों को बहुत ख्याल से रखा जा रहा है। आइए पूरे परिवार के साथ मुलाकात करते हैं। हमारे साथ विनोद गौड़ साहब की धर्मपत्नी सुनीता गौड़ हैं, साथ ही उनकी बेटी वर्तिका गौड़ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। मैम आप बताइए सर के जॉब के बारे में। जो सरकारी अफसर होते हैं ट्रांसफ़र्स बहुत होते हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अच्छा एक्सपीरियंस, हाँ सभी जगह घूमने को मिल जाता है इस बहाने जी। और अच्छी नई जगहों पे जाने का अच्छा वो मिलता है, सभी तरह के लोगों से मिलना हो जाता है। बिल्कुल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। आप कभी फार्म्स पे गई हैं, सर के काम को देखा है? हाँ जी, फार्म्स पे गई हूँ, 2 बार गई हूँ जी। सर कभी कोई सजेशन मैम की भी मानी है आपने? नहीं, सजेशन नहीं देती वो, हमारे काम में कोई इंटरफेयर नहीं करती। बिल्कुल, फील्ड अलग अलग, वो मेरे फील्ड में कभी इंटरफेयर नहीं करते, मैं उनके फील्ड में। अच्छा, मैं आपके फील्ड के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी। नहीं माने अपना जो मेरा अपना घर का है या बच्चों से रिलेटेड है उनमें वो इंटरफेयर। बिल्कुल, घर गृहस्थी भी एक पूरे फील्ड की तरह ही है। हाँ वही तो, उन्होंने कभी इंटरफेयर नहीं करा। बच्चे क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, मेरे पे सारा डिपेंड रहा। जाहिर तौर पे महिलाएं अपने पति के व्यवसाय के बारे में चर्चा करती हैं, तो आप क्या चर्चा करती हैं या क्या महसूस करती हैं इनके काम को लेके? बस चर्चाएँ जो भी हुई यही ज़्यादा बात हुई कि भाई बहुत अच्छा इन्होंने अपने अचीव किया है अपनी लाइफ में और मेहनत बहुत की है, हार्ड वर्किंग काफ़ी है, बस वही चीज़ें हुई। कितना सपोर्ट धर्मपत्नी का मिला? क्योंकि कहते हैं कि परिवार अगर उसका सपोर्ट ना हो तो इंसान बहुत लंबा सफ़र नहीं तय कर सकता। नहीं, सपोर्ट तो है ही, वो मतलब घर के कामों से हम बिल्कुल फ्री हैं और घर पे जो भी काम था वो इन्होंने अपना डेडिकेशन और पूरा फैमिली के लिए मतलब जो भी है उससे हमको फ्री रखा है, इसलिए हम इतना टाइम यहाँ स्पेयर कर पाते हैं। आप अपने बारे में बताइए, आप क्या कर रही हैं प्राइवेट सेक्टर में या फिर आप भी गवर्नमेंट सेक्टर? मैं हूँ NGI में, विच इज़ लाइक नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट, टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। तो मैं उसमें आई वर्क एज अ रिसर्च एनालिस्ट। शादी कब हुई आपकी? नौकरी में आने के बाद या? हाँ, नौकरी में आने के बाद मैंने 84 में ज्वाइन किया, तो हम लोगों का मतलब 4 साल बाद 88 में मेरी आपकी शादी हुई। मैम से ही जानना चाहूँगी, मैम कैसे अरेंज मैरिज थी ये या फिर आप एक दूसरे को जानते थे? अरेंज मैरिज, पहले से बिल्कुल भी नहीं जानते थे। हम लोगों में कुंडली मिलाई जाती है तो कुंडली के थ्रू ही शादी हुई। वर्तिका, आपको अपने पेरेंट्स में वो सबसे अच्छी बात क्या लगती है? मतलब व्हाट्स देयर केमिस्ट्री, व्हाट मेक्स देम अ परफेक्ट कपल? पेशेंस, मतलब जैसे दोनों कभी भी एक साथ नाराज़ नहीं होते, एक नाराज़ होता है तो दूसरा शांत रहता है, मतलब दूसरे को उस वक्त अंडरस्टैंडिंग जिसे बोलते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग है बहुत ज़्यादा। सुनीता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सर की रूटीन के बारे में कुछ बताइए, किस तरह से सुबह की शुरुआत करते हैं और क्या चीज़ें इनकी फेवरेट हैं? सुबह की शुरुआत तो जैसे नॉर्मली उठ के सुबह अपना फ्रेश हो गए, मॉर्निंग वॉक जाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना और न्यूज़ देखना सबसे फेवरेट है उनका। जी। बस टीवी में न्यूज़ देखना और अपने ये कॉमेडी सीरियल्स देख दो कभी, नहीं तो न्यूज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए। कॉमेडी सीरियल्स देखना पसंद करते हैं? कॉमेडी, वही सब टीवी में 1-2 सीरियल उसमें देखते हैं कभी। सर क्या फेवरेट है उसमें आपका, मतलब कॉमेडी क्यों पसंद है इतना? थोड़ा ऐसा होता है कि मेनली तो मैं कंसंट्रेट करता हूँ जो कि एजुकेटेड जैसे हैं, जो करंट टॉपिक्स वगैरह जो आते रहते हैं ना, उसमें अपने को अपडेट रखना जी, और वो करता हूँ। कॉमेडी सीरियल वगैरह थोड़ा सा लाइट हो जाता है, 24 घंटे एक ही चीज़ देख के स्ट्रेस कम हो जाता है, माइंड थोड़ा फ्रेशनेस रहती है, थोड़ा हंस लिया उसमें। जी जी। या थोड़ा आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है इसमें? कपिल वाला प्रोग्राम कभी देख लेता हूँ जी। नहीं तो मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो वो देखता हूँ।
जी वर्तिका, व्हाट इज़ द क्वालिटी टाइम? कि अब अगर छुट्टियों में आते हो, साथ में रहते हो, या भाई भी आता है, तो क्वालिटी टाइम कैसे आप लोग स्पेंड करते हैं? मूवी और व्हाट एल्स? नहीं, मूवी तो पापा को पसंद भी नहीं है खुद भी देखना, और कोई देखे तो वो भी पसंद नहीं है। वो क्यों सर? नहीं, मैं उसको समय की बर्बादी मानता हूँ। तो मूवी तो हम लोग कभी भूल आप के भी नहीं सरप्राइज करो, मेरे बोलते। ख्याल से मैंने 2002 के बाद कोई पिक्चर और में नहीं गया हूँ। 2002 के बाद। मैम, छुट्टियों पे जाते हैं आप लोग घूमने फिरने? छुट्टियाँ ऐसी तो छुट्टियाँ होती नहीं है, सर की तो छुट्टियाँ होती नहीं है, बच्चों की होती तो हम लोग इन लॉज के पास जाते थे अपने गाँव में जी। उनके पास, थोड़ा बुजुर्ग थे तो उनके पास चले जाते थे। वैसे साथ में कभी टूर वूर पे निकलते हैं तो हम लोग भी निकल जाते थे, साथ में घूमना हो जाता है। ऐसे स्पेशल हॉलीडेज तो शायद कभी ली नहीं। तो चलिए मैं यहीं पर आपसे ये पूछ ही लेती हूँ, जब इतने समय को आपने उपयोग किया है, तो एक वक्त ऐसा आएगा व्हेन यू विल रिटायर, और रिटायर होने के बाद आपके पास ढेर सारा वक्त होगा, तब आप क्या करेंगे? तो रिटायरमेंट के बाद भी उत्तराखंड में गांव में मेरा पास बहुत काम है कि जो लोगों के कोई डिप्राइव्ड हैं उनको किस तरह से आगे करना है और उन लोगों के लिए क्या काम किया जाए, तो उसमें कुछ समय निकालेंगे। आखिर में कि जो लोग पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, पब्लिक इंटरप्राइज चला रहे हैं, हेड कर रहे हैं उसे, उन लोगों के लिए आप क्या सलाह देंगे या संदेश देंगे? अब हम लोग कस्टमर ओरिएंटेड हो गए जी। कि हमारा ग्राहक हमसे क्या चाहता है, क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है और हमको उसको कैसे सेटिस्फाई करना है, वो हमारे प्रोडक्ट से खुश रहे। जी, तो कहाँ देखते हैं आप देश को आने वाले पाँच साल में या फिर एक दशक में? मैं कह रहा हूँ कि हमारे पब्लिक सेक्टर को बहुत बड़ा रोल अभी अदा करना है, वो अभी कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें बहुत कुछ आगे करना है और हमको एक मिक्स इकोनॉमी करके चलना होगा, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, क्योंकि आप किसी एक की कॉस्ट पे दूसरे को नहीं चला सकते। जी। एक करना पड़ेगा और हमारा देश मुझे आने वाले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हम लोग पब्लिक सेक्टर हैं या प्राइवेट सेक्टर, सब लोग मिल करके अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल सर, ये बात सच हो और हम सभी भारतीय यही उम्मीद करते हैं कि हम तेज़ी से आगे बढ़ें विकास के पथ पर, और आप जैसे लोगों की वजह से, आप लोगों के लीडरशिप की वजह से हम उस गोल तक पहुंच पाएंगे, मुझे ये पूरी उम्मीद है। हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वो कहते हैं ना कि अगर मेहनत करो तो कोई भी राह आसान हो जाती है, बस ज़रूरत है दृढ़ इच्छा शक्ति की। इसी बात के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली बार किसी ऐसी ही शख्सियत से कराएंगे आपकी मुलाकात।